हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर 7 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो इन दिस चैप्टर वी हैव 3 शॉर्ट स्टोरीज एंड हर एक शॉर्ट स्टोरी का डिफरेंट ऑथर है। सो इस चैप्टर की खास बात क्या है कि ये इंडिया की 3 ब्यूटीफुल सिटीज़ के बारे में है। उन सिटीज़ से रिलेटेड छोटी छोटी स्टोरीज हमें इस चैप्टर की फॉर्म में दी गई हैं। सो द फर्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू गोवा। सेकेंड जो है वो कूर्ग से रिलेटेड है। कूर्ग इज अ टाउन इन कर्नाटका। एंड जो थर्ड है वो असम से रिलेटेड है। तो तीनों स्टोरीज में उस जगह की, उस सिटी की या उस टाउन की कुछ खास बात है जो कि डिस्क्राइब करी गई है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एंड फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर्स। सो वील डिस्कस दी स्टोरीज वन बाय वन। हर एक स्टोरी के बारे में जानेंगे, उसके कंटेंट को समझेंगे एंड उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स। सो ये जो स्टोरी है इसकी थीम क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गोवा सुनते ही अभी इस जनरेशन में हमारे दिमाग में आएगा बहुत ब्यूटीफुल बीचेस होंगी, समंदर के किनारे शैक्स होंगे और वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा हैपनिंग सी प्लेस है गोवा। लेकिन पहले के टाइम में, पुराने ज़माने में गोवा की क्या खास बात थी? गोवा की खास बात थी उनके बेकर्स। बेकर्स एज इन जो लोग ब्रेड्स बनाते हैं, वो लोग गोवा के एक अट्रैक्टिव पॉइंट था गोवा से रिलेटेड उस ज़माने में। सो ये स्टोरी तब के बारे में बात हो रही है व्हेन पोर्टुगीज़ यूज्ड टू लिव इन गोवा। तो उस टाइम पर बेकर्स वर वेरी रिच एंड दे वर वेरी हैप्पी। उन लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी उस टाइम पर और साथ ही वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे। एंड गोवा में कोई भी इवेंट बिना एक बेकर के सक्सेसफुल नहीं होता था, मतलब वो कंप्लीट नहीं माना जाता था। ऑल्सो जो इस स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑथर ने अपनी कुछ चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में हमें बताया है विच इज़ रिलेटेड टू दैट बेकर्स ओनली। तो उस टाइम की कहानी है, आइए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑल राइट, सो द फर्स्ट स्टोरी इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। हम इस स्टोरी के कुछ की पॉइंट्स भी साथ साथ लिखते जाएंगे। We are discussing chapter number 7 and उसका हम फर्स्ट पार्ट यानी कि अ बेकर फ्रॉम गोवा डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम भी सजेस्ट करता है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो इंडिया के ही कुछ उन्होंने सिटीज़ या टाउन्स के बारे में स्टोरीज़ को इस चैप्टर की फॉर्म में हमने कलेक्ट किया है। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ अ बेकर फ्रॉम गोवा। आइए इसे समझते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया है हमें। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिस सोसाइटी। गोवन विलेज मतलब एक विलेज इन गोवा। सो इट इज़ अ उस टाइम की कहानी है, पुरानी कहानी है। ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, एक बेकर को क्या स्टेटस मिलता था पहले ज़माने में गोवा में, स्पेशली उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ऑल राइट, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. So, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब हमें बुक में गिवन है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। मतलब हमारे एल्डर्स जो हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो अपना टाइम याद करते हैं। बहुत ही नॉस्टैल्जिया आप लोग समझते हैं, नॉस्टैल्जिया इज समथिंग
to remember some place or some person whom you have spent time with or whom you have spend good times with in past. आप जब किसी पुराने टाइम को, पुरानी जगह को या पुराने किसी इंसान को याद करते हैं, someone जिससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार था, वैसे इंसान को या उस जगह को या पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम को याद करने को नॉस्टैल्जिया कहते हैं. So our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. So Portuguese जब वहाँ पर रहते थे उस टाइम की बात है, एंड उनके साथ एक फेमस अटैच क्या चीज़ होती थी, लोव्स ऑफ ब्रेड. लोफ की ही एक प्लूरल फॉर्म को लोव्स कहा गया है, LOAVES, लोव्स. ये लोफ की प्लूरल फॉर्म है. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वो कह रहे हैं कि अब पोर्टुगीज इतने वहाँ नहीं रहते हैं, इवन दो दे हैव वैनिश्ड, मतलब वो लोग अब वहाँ नहीं रहते, लेकिन जो लोग ब्रेड बनाते थे यानी कि बेकर्स, दे स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी वहीं हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं while we are baking a bread or a loaf. मिक्सिंग करनी होती है, मोल्डिंग करनी होती है एंड बेकिंग करनी होती है. तो वही हमें कह रहा है ऑथर, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. यानी कि उसी बात को दोबारा लिखा गया है कि स्टिल द बेकर्स एग्जिस्ट, इवन दो वो पोर्टुगीज़ जिनके साथ साथ ये ब्रेड फेमस हुई या जिनके साथ साथ ये ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ी, वो चाहे अब नहीं रहे गोवा में, लेकिन वो जो बेकर्स हैं, जो ब्रेड्स बनाते थे, वो अभी भी वहीं हैं. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. So, जिस फर्नेस में, जिस जगह पर हम लोग वो लोग ब्रेड बनाते थे या बेक करते थे, वो फर्नेसेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. Those age-old, time-tested furnaces still exist, मतलब वो पुरानी हो गई हैं, इसीलिए age-old कहा गया है. The fire in the furnaces has not yet been extinguished, मतलब अभी भी उनके अंदर की आग जल रही है. सो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये बताना चाह रहा है ऑथर कि अभी भी वो प्लेस वर्किंग कंडीशन में है. ऐसा नहीं है कि वो उसको ताला लग गया है या वो ख़राब हो गई है या वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, नहीं, अभी तक वहाँ पर उन्हीं फर्नेसेस में बेकिंग चलती आ रही है. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. Heralding का मतलब होता है announcing. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो जैसे हम लोग अपने स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हमारे घरों के बाहर कुछ वेंडर्स आते हैं अपना अपना सामान बेचने. सपोज़ कोई बलून वाला है, जब वो क्रॉस कर रहा होता है तो हो सकता है वो एक पर्टिकुलर हॉर्न ब्लो करता हो जिसकी आवाज़ से आपको रिकग्नाइज होता हो कि अंदर बैठे बैठे, घर के अंदर बैठे बैठे, कि अच्छा अभी ये बलून वाला पास कर रहा है. या फिर अगर कोई भी और वेंडर, लेट्स से एक आइसक्रीम वेंडर क्रॉस कर रहा है, इफ़ एवरी डे ही रिंग्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बेल, तो अगर वो बेल आपको दिन के किसी भी पॉइंट में सुनाई देती है तो आपको कनेक्ट होता है कि अब ये आइसक्रीम वेंडर गुजर रहा है. सिमिलर केस यूज टू हैपन जब ये बेकर्स क्रॉस करते थे या जब ये बेकर्स कहीं एक स्ट्रीट में अपना सामान बेचने निकलते थे, तो वो लोग भी अपनी एक पर्टिकुलर उनकी क्या नॉइस थी जो वो क्रिएट करते थे, दैट वाज थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. तो वो बैम्बू स्टिक से कुछ एक पर्टिकुलर आवाज़ करते थे, या तो ग्राउंड को स्टैम्प करते थे जिससे एक पर्टिकुलर थर्ड की साउंड आती थी, एंड साथ ही एक जिंगल होता था. हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग मतलब अनाउंस करता था कि हाँ मैं अब आ गया हूँ, दैट आई एम क्रॉसिंग बाय, आई एम पासिंग बाय योर हाउस. काइंड ऑफ अनाउंसमेंट होती थी ये कि वो कैसे एक पर्टिकुलर आवाज़ जो वो रोज़ करता होगा एक
baker while he is on his way to sell his bread. तो उस टाइम पे वो आवाज़ को थर्ड वाली आवाज़ करता था यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ बैम्बू स्टिक. सो दैट वाज नॉइज जो कि एसोसिएट होती है बेकर के अराइवल से. हेराल्ड का मतलब आपको समझ आ गया, अनाउंसमेंट, कि वो काइंड ऑफ सबको आसपास वालों को अनाउंस कर रहा था, बता रहा था कि अब वो आ गया है. कैन स्टिल बी हर्ड. सो वो यही कह रहा होता है कि अभी तक, आज तक वो ही एक पर्टिकुलर नॉइज सुनाई देती है कुछ कुछ जगह पर. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. तो कहना चाह रहे हैं ऑथर कि हो सकता है जिस फादर ने ये बिजनेस शुरू करा हो, ये बेकिंग का प्रोफेशन शुरू करा हो सकता है वो इंसान अब नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी ये ट्रेड, अपना वही प्रोफेशन आगे पास ऑन करा हो अपने बच्चों को, और अब उसी के बच्चे या उसी के बेटे आगे ये बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. These bakers are even today known as padder in Goa. During our childhood in Goa, the baker, okay, so these bakers are also called padder in Goa. अगर हमें नोट करना है तो हम ये कुछ एक दो पॉइंट्स हम लोग अपने लिए नोट कर सकते हैं. Bakers are called padder in Goa. Okay. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend. So now अब ऑथर अपने चाइल्डहुड की बात बता रहा है कि एक बेकर है, वो उनका फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. तो वो क्या कह रहा है ऑथर कि जो बेकर है वो उनका फ्रेंड था, कंपेनियन था और एक गाइड भी था. साथ ही वो दिन में 2 बार उनके घर को विजिट किया करता था. एक बार मॉर्निंग में जब वो अपने काम पर निकलने लगता था, फुल ऑफ ब्रेड मतलब उसकी जो बास्केट होती थी फुल ऑफ ब्रेड्स होती थी. एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. फिर शाम को या दोपहर को जब उसका पूरा सेल हो जाती थी वो ब्रेड्स बास्केट की, तब वो दोबारा से उनके घर आता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Again, you see the jingling thud का reference here. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. मतलब वो एक particular noise जो वो अपने अराइवल के अनाउंसमेंट करता था, उसी आवाज़ से ऑथर कह रहा है कि वो लोग उठा करते थे. Why was it so? We ran to meet and greet him. तो वो इसका जवाब दे रहे हैं कि हम क्यों भागते थे उससे मिलने के लिए और बात करने के लिए. Why was it so? क्यों होता था ऐसा? Was it for the love of the loaf? Not at all. तो अब जो ऑथर है वो बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं था कि हम लोगों को, मतलब जब वो बच्चे थे उन लोगों को लोफ बहुत पसंद था. नहीं, ऐसा नहीं था. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. So author यहाँ पे बताना चाह रहा है कि वो जब बच्चे थे तो उन लोगों को शौक लोफ का नहीं था, लेकिन स्टिल वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते जाते थे बेकर से मिलने. क्यों? क्योंकि उन लोगों को वो लोफ नहीं, लोफ तो कौन लेता था, लोफ लेते थे उनके घर के सर्वेंट्स. उन बच्चों को क्या पसंद था? दैट वॉज दीज ब्रेड बैंगल्स. ये जो ब्रेड बैंगल्स हैं ये उन लोगों को पसंद थी. एंड समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभार स्पेशल ब्रेड होती थी जो कि थोड़ी सी स्वीट होती थी. So that is what the kids liked. So we can note down here, from here,
The baker used to visit the author's house how many times? Twice a day? इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं थर्ड kids used to long for bread bangles. Loaves were bought servants. All right. So we know कि loaves तो servants खरीदते थे and जो bread bangles हैं वो बच्चों को पसंद थी. Next paragraph. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. Rebuke. Okay, this word has been used here. कि बच्चों को माइल्ड रिब्यूक से हटा दिया करते थे. रिब्यूक मतलब होता है डांट कर या इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल कि उन लोगों को कहते थे कि तुम लोग पीछे हट जाओ. बट स्टिल किड्स यूज टू क्लाइंब. वो इधर उधर दीवारों पर चढ़कर पैरापेट क्या होता है? इट इज़ अ लो प्रोटेक्टिव वॉल अलॉन्ग द एज ऑफ अ रूफ. तो वो दीवारों पर अलग अलग जो प्लैंक्स निकले होते हैं उन पर चढ़कर उसकी बास्केट में पीप इन करते थे, मतलब झांकते थे. क्यों? उन्हें क्या चाहिए होता था ऐसा? वो लोग ब्रेड बैंगल्स के लिए झांकते थे और जो ये लोव्स हैं वो सर्वेंट्स को दे दिया करते थे. एंड साथ ही यहाँ पर बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड. अगेन ये वही थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड है जो एसोसिएटेड है बेकर के अराइवल से. दिस साउंड को उन्होंने यहाँ पर हमें नेम कर दिया है जैंग जैंग साउंड. आफ्टर दैट व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इज how he used to carry or he used to manage carrying that basket. So it's written on from using one hand he used to support the basket, using the other hand he used to make that noise using his bamboo stick or bamboo staff. I can still recall the typical, okay, we would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves, loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. Why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Again, all this is just written for reference ki why were kids so, that the kids were so fond of that bread, of those bread bangles, that they did not even used to brush their teeth before having it. तो हमें क्या सिखाया जाता है as since childhood we are being taught कि खाना खाने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए. So this the author as when he was a child he used to tell, he is telling us that कि वो उन्हें वो ब्रेड लोफ इतना ज़्यादा पसंद था कि वो लोग ब्रश भी नहीं करते थे. They didn't used to care to brush their teeth. वो बस सीधा ब्रेड को खा लिया करते थे.
Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Okay, so we can mention this. स्वीट ब्रेड का नाम क्या है? बोल. ठीक है. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. Okay, now the author starts telling us what is the importance of the baker या उनका इतना value क्यों था. So he was a part of all the important events जो भी एक particular घर में हुआ करते थे उस time पर villages में. So that is why it's written कि अगर marriage gift के अंदर वो bowl that is the sweet bread was not there तो वो एक meaningless या अच्छा नहीं माना जाता था. साथ ही ये दिया गया है just as a party or a feast loses its charm without bread. तो जैसे कि एक पार्टी और या फिर एक फीस्ट है, अगर कोई भी सेलिब्रेशन है बेसिकली एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, वहाँ पर बेकर का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. वाई? बिकॉज लोफ ऑफ ब्रेड और दीज ब्रेड बैंगल्स वर लव्ड बाय ऑल. सिमिलरली अगर एक गिफ्ट में वो बोल का पीस मिसिंग हो या दैट स्वीट ब्रेड इज मिसिंग, देन वो गिफ्ट भी मीनिंगलेस कहा जाता था. The lady of the house, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. So, we know that यहाँ पर सारे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं लाइन आफ्टर लाइन, दीज ऑल पॉइंट्स आर टेलिंग अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेकर्स और द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेड ड्यूरिंग दैट टाइम. अगेन इट्स मेंशन कि अगर एक मदर अपनी डॉटर की एंगेजमेंट पर ब्रेड सैंडविचेस नहीं बनाती थी तो लाइक इट वाज ऑस्पिशियस, या एक कहा जाता था इट वाज अ मैंडेट कि एक मदर को अपनी डॉटर की एंगेजमेंट पे ब्रेड सैंडविचेस प्रिपेयर करने होते हैं. सिमिलरली क्रिसमस के टाइम पर केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट. मतलब वो क्रिसमस का जब टाइम होता था, वी ऑल नो गोवा में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ चर्चेज ऑल्सो, तो वहाँ पर क्रिसमस स्पेशली बहुत ज़ोर शोर से धूमधाम से मनाया जाता है. दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग मेंशन्ड हियर कि केक्स और बोलिनास इज अगेन अ फॉर्म ऑफ ब्रेड, उसके बिना क्रिसमस भी अधूरी होती है. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसलिए बोला गया है कि एक बेकर की फर्नेस जो है वो absolutely essential है. Okay. The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. So the baker or the bread seller, उसकी एक peculiar dress है जिसका नाम है कबाई. I am just mentioning this. Okay, यहाँ पर एक word दिया है those days मतलब उस टाइम में जब वहाँ पर पोर्टुगीज़ रहते थे, क्योंकि उसी टाइम की बात से शुरू हुई थी हमारी स्टोरी. So those days is also referring to that time period. पोर्टुगीज़ पीरियड में क्या ड्रेस थी उनकी? कबाई. Peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. So दो peculiar dresses के बारे में बात करी गई है कि पहले उस टाइम पर जब पोर्टुगीज़ वहाँ रहते थे तो क्या ड्रेस कोड होता था बेकर्स का. इट वॉज अ काइंड ऑफ
स्टेपल ड्रेस कोड जिसे कहते हैं कि अगर इस कोई ड्रेस में पाया गया है तो वो मोस्टली बेकर्स ही होते थे, मतलब उन सब लोग सिमिलर काइंड की ड्रेसेस पहनते थे। कबाई उस टाइम की है जब पोर्टुगीज़ रहते थे। नाउ अब वो क्या होती थी, एक लॉन्ग पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक होती थी, सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, नीज तक की एक ही पीस की लॉन्ग फ्रॉक होती थी। बट जब ऑथर छोटे थे, मतलब व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो उस टाइम पर बेकर्स क्या पाए जाते थे, बेकर्स पहनते थे एक शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। तो ट्राउजर्स की लेंथ भी डिस्क्राइब करी गई है कि वो समवेयर इन मिड ऑफ फुल लेंथ एंड हाफ पैंट्स के बीच में कहीं होती थी। So in author's childhood, during author's childhood, जो उनकी ड्रेसेस होती थी वो थी शर्ट एंड पैंट, ट्राउजर्स। ये इस पीरियड की है जब ऑथर का चाइल्डहुड था, और ये उस पीरियड की है जब पोर्टुगीज़ वहाँ रहा करते थे। Okay, it was a single piece of long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. So अब क्या है, इसीलिए वो कह रहे हैं इवन टुडे, आज भी अगर कोई भी इंसान हाफ पैंट या वैसा कुछ पहने देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे लोग कमेंट पास करते हैं कि अरे ये तो पेडर की तरह ड्रेस्ड अप है, मतलब एक बेकर की तरह ड्रेस्ड अप है। तो इसीलिए उस एक पर्टिकुलर अटायर को, उस एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड को एसोसिएट किया गया है बेकर्स के साथ। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in the pencil, and baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. Okay, so यहाँ पर हमें एक kind of description दिया गया है कि अच्छा, एक बात बताई गई है कि बेकर्स कैसे अपने बिल्स कलेक्ट करते थे। They used to collect his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. मतलब bakers used to collect their bills monthly. Bills were collected monthly और अकाउंट्स कैसे रखते थे वो, अकाउंट्स वर केप्ट ऑन some walls इन पेंसिल, मतलब वो पेंसिल से दीवारों पर अपना अकाउंट रखा करते थे। ओके, सो अगेन बेकिंग के बारे में बताया गया है कि उसकी क्या वैल्यू थी, उसका क्या स्टेटस था। इट्स मेंशन कि बेकिंग बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल और प्रॉस्पेरस बिजनेस था, और साथ ही जो बेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा रिच और हैप्पी हुआ करते थे। इसीलिए उनको किससे कंपेयर किया गया है, उनकी जो फिजिक है, प्लम्प फिजिक क्या होता है, प्लम्प फिजिक मतलब गिवन है प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब काफ़ी हट्टे कट्टे हेल्दी। जैसे कि हम देखते हैं कुछ स्वीट शॉप्स के ओनर्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो यूजुअली सीन एज वेरी हेल्दी। तो वो प्लम्प फिजिक अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है काइंड ऑफ अ वेरी हेल्दी बॉडी, प्लेजेंटली फैट बॉडी, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे, एंड विद ओपन टेस्टिमनी टू दिस। ओपन टेस्टिमनी का मतलब पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी।
मतलब हर ब्रेड बेकर एवरी बेकर यूज टू हैव सच अ फिजिक। तो इसीलिए मतलब बहुत ही क्लियर कट था कि येस दे आर अर्निंग वेल, तभी इतना खा पा रहे हैं, तभी इतने खुश हैं। साथ ही उनकी जो टीम होती थी, उनकी फैमिली, उनके सर्वेंट्स, वो खुद भी दे वर ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्परस। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. Jackfruit like physical appearance मतलब क्या होता है? Jackfruit is what? हिंदी में से कटहल कहते हैं। कटहल का अगर आपने प्लांट देखा हो तो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। It's a one big huge kind of fruit और a vegetable you can say, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा एंड हैवी होता है। उस अपीयरेंस के साथ एक बेकर की अपीयरेंस को कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि अगर कोई जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस वाला बंदा था, उसे हम लोग एक बेकर से कंपेयर किया करते थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। वील नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। तो कुछ क्वेश्चंस हमें ऊपर दिए गए हैं ऑन पेज 86। ओके, सो हियर what are the elders in Goa nostalgic about? So we discussed this कि हमने स्टोरी स्टार्ट ही ऐसे करी थी। फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. So we can write down the answer here. What are the elders in Goa nostalgic about? The elders in Goa are nostalgic about good old Portuguese days and the Portuguese and their famous loaves of bread. शॉर्ट नोट्स में की फॉर्म में मैं ये आंसर्स को लिखूंगी। सो elders in Goa are nostalgic about good old Portuguese days, Portuguese and their loaves of bread. Second question, is bread making still popular in Goa? How do you know? So we know that yes, bread making is still popular. Yes, it is still popular in Goa. How do we know का क्या आंसर देंगे हम? How do we know से हम यही कहेंगे कि still those old furnaces are existing. So basically the existence of those old furnaces and their still burning fire tell us that yes, bread making is still prevalent, and the Goan society still has the molders, the bakers and the bread mixers. So आप furnaces के बारे में बताएंगे। Furnaces and their still burning fire ये हमने पढ़ा था जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हाँ अभी भी वो फर्नेसेस आर इन यूज़। सो फर्नेसेस एंड द स्टिल बर्निंग फायर, साथ ही एग्जिस्टेंस ऑफ द मोल्डर्स, द मिक्सर्स एंड द बेकर्स, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं हमें कि येस बेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ओके, what is the baker called? Very easy, we know the baker is called what in Goa? Peder.
तो इसका तो वन लाइनर आंसर है हमारा। बेकर को क्या कहा जाता है? पेडर कहा जाता है। ओके, when would the baker come every day? Why did the children run to meet him? Okay, so we know he used to visit twice daily, once in the morning. Let me write down side by side. Baker used to visit twice daily. First time like once in the morning, with his basket full, and the other time and later on his second round. When his huge basket used to get empty. तो दो बार वो राउंड पे आता था। सेकेंडली, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? तो बच्चे भागे भागे क्यों जाते थे? दे यूज टू रन टू मीट हिम नॉट बिकॉज ऑफ द लोफ ऑफ ब्रेड, नॉट फॉर द लोफ ऑफ ब्रेड, but for what? Bread bangles. But for bread bangles which the children chose carefully. तो वी नो कि बच्चे जो हैं वो भागे भागे इसलिए जाते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें वो लोफ ऑफ ब्रेड पसंद था, बट इसीलिए क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स पसंद थे, या वो स्पेशल मेक की जो स्वीट ब्रेड थी वो उन्हें पसंद थी, एंड वो खुद से चूज किया करते थे। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज ऑन पेज 87. So match the following we are leaving. Second says, what did the bakers wear in Portuguese days and when the author was young? So I have already discussed this कि वो लोग bakers की दो dresses थी. Here we can mention about this dress kabai. Kabai was during the Portuguese days the bakers used to wear kabai, which was a single long piece of frock till the knees. And second उन्होंने पूछा है when the author was young. When the author was young, the bakers were found wearing shirt and trousers, and the length of the trousers was below knees. It was somewhere between half pants and full trousers. तो ये दो चीज़ें आप mention कर सकते हैं. Who invites the comment? He is dressed like a pader, and why? So we know that anyone who was found wearing short pants or anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. So you can take your answer here in all these lines. Why? Because bakers during that time also used to wear a similar kind of dress. Where were the monthly accounts of the baker recorded? We have also noted this down. Monthly accounts of bakers are recorded on some walls with pencil. What does the jackfruit like appearance mean? So we know jackfruit like appearance means that a person has a very plump physique. Plump का आप मतलब लिख सकते हो has a very pleasantly fat body. Such a physique was linked to the bakers, ये हमने discuss किया था, and because the bakers never starved, they used to have a very plump body. Baking was a very profitable profession and a very prosperous one. So the bakers, their servants and the family members always used to look happy and prosperous. That is why they also had a very plump body, and इसीलिए jackfruit like दिखने वाले बंदे को एक baker से की तरह के साथ compare किया जाता था.
So moving on to this second question that I am going to discuss, is bread an important part of Goan life? How do you know this? So we know, yes, definitely bread is an important part of Goan life. There was a paragraph जिसमें सारी बातें बताई गई थी कि क्यों important है. So we know bread क्यों important है. Marriage gifts, you can mention all these points one by one, that marriage gifts were meaningless without the sweet bread known as bowl. Second, you can write down कि party or feast was it was kind of empty or it was incomplete without bread. And you can say that a baker used to be present at all the events, all important celebrations or all the events during that time. Next, you can also mention कि अगर a lady had to prepare sandwiches at the time of her daughter's engagement, and Christmas and other festivals were also incomplete without cakes and bolinas. So ये सारे के सारे baking products हैं या लोफ्स के फॉर्म है या ब्रेड्स के फॉर्म्स हैं, तो इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है. Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. So this tells us that bread is an important part of Goan life. So we have answered this part. How do you know this? We will mention all these points in the form of sentences. So with this we are done with this part of the story. Later parts we will be discussing in our next videos. Thank you friends, keep watching.